जी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है? आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। नाजिया सिद्दीकी, सादमा, शादमा और शौकीन, ये बच्चे मुझे दिखाई दिए हैं अभी तक। चलिए फिर आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग बात करेंगे उर्दू के सबसे मज़ाहिया शायर के बारे में। उर्दू के सबसे मज़ाहिया शायर में जिनने उर्दू शायरी में एक नया और अलग उसलूब कायम किया और जिससे नफरत करते थे उसी चीज से जो है वो सबसे ज्यादा क्या किया, अपने कलाम में इस्तेमाल किया सबसे ज्यादा, और वो है अंग्रेजी या अंग्रेजी के लफ्ज। तो बताइए वो कौन सा शायर है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं? बताइए फिर हम आज किसको पढ़ने वाले हैं? कोई बात नहीं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिसानुल असर को। लिसानुल असर को। और लिसानुल असर किसे कहा जाता है? लिसानुल असर कहा जाता है अकबर इलाहाबादी को। लिसानुल असर अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। और उर्दू का सबसे बड़ा मज़ाहिया शायर अकबर इलाहाबादी। इसीलिए कहा जाता है अकबर इलाहाबादी को मज़ाहिया शायर। उन्होंने इस बात का जिक्र जो है वो अपने कलाम में या अपने कौल में भी कहा है। और उन्होंने कहा है शायद मैंने ओढ़ा है शायद मैंने ओढ़ा है ज़राफ़त का लिहाज। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि वो हर वक्त क्या करते थे, मजाक में करते थे। लेकिन मजाक में भी जो है वो बहुत बड़ी बात कहा करते थे। इतनी बड़ी बात जिसे आज के ज़माने में हम लोग व्यंग कहते हैं या जिसे हम लोग तंज कहते हैं। तो तंज के दायरे में रहते हुए, मजाक में रहते हुए वो जो है वो बड़े काम के बाद जो है वो कहा करते थे। ठीक है, इनकी पैदाइश के बारे में बात कर लेते हैं या इनके असल नाम के बारे में। इनका असल नाम था अकबर हुसैन। अकबर हुसैन इनका नाम और तखल्लुस इनका अकबर। अकबर पैदाइश या कह सकते हैं विलादत, पैदाइश या विलादत इनकी हुई 1846 में, 1846 में। कहाँ पर? इलाहाबाद में, जिसका अब नाम है प्रयागराज। क्या नाम है इसका? प्रयागराज। पैदाइश कहाँ हुई थी? इलाहाबाद। और इनकी वफात हुई 1921 में, यानी कि 1921 में। कहाँ हुई? जगह जो है वो नामालूम। विलादत 1846 और वफात 1921। इनके वालिद का नाम तफज्जुल हुसैन। स्टार बना के लिख लीजिएगा इनके वालिद के नाम पे। एग्जाम में जो है वो अक्सर पूछा जाता है। वालिद का नाम क्या है? तफज्जुल हुसैन है। तफज्जुल हुसैन। और इब्तिदाई तालीम इन्होंने घर में ही हासिल की
اور उसके बाद जब ये 11 बरस के हुए तो इन्होंने जो है वो शायरी की तरफ रुख किया या शायरी का आगाज किया महज 11 बरस की उम्र। और शायरी में जो इन्होंने इस्लाह लेनी शुरू की वो की गुलाम हुसैन वहीद इलाहाबादी से, यानी कि इनके शायरी के उस्ताद हुए गुलाम हुसैन गुलाम हुसैन वहीद इलाहाबादी। गुलाम हुसैन वहीद इलाहाबादी क्या हुए, इनके उस्ताद हुए उस्ताद हुए। और उस्तादी में या कह सकते हैं शायरी में किस सिन्फ पर इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया या किस सिन्फ पर जो है वो सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया, वो था मजाहिया। मजाहिया कहते हैं हंसी मजाक को, ठीक है। यानी कि इन्होंने अपनी शायरी में ज्यादातर हंसी मजाक में जो है वो शायरी की है और इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं मजाहिया शायर। और मजाहिया शायर या मज़ाहिरी शायरी को पैदा करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया सबसे ज्यादा अंग्रेजी लफ्ज का अंग्रेजी लफ्ज का। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अवामी शायर थे हमारे नज़ीर अकबर आबादी, ठीक है। नज़ीर अकबर आबादी ने हिंदुस्तानी अल्फाज का जो है वो क्या किया, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो ठीक उसी तरह से अकबर इलाहाबादी ने किस जबान का इस्तेमाल किया ज़्यादातर, अंग्रेजी में। लेकिन यहाँ पे एक बात और नोट करके लिख लेना कि अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया और ऑप्शन में आपके पास नज़ीर अकबर आबादी नहीं है, तब आंसर क्या होगा। ऑप्शन में नज़ीर अकबर आबादी नहीं है, तब आंसर क्या होगा। इकबाल, शाहिद इकबाल, नाजिया सिद्दीकी, शौकीन शादमा, बताइए क्या होगा। अकबर इलाहाबादी नहीं, आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी, ठीक, याद रख लेना। हिंदुस्तानी अनासिर या हिंदुस्तानी अल्फाज का इस्तेमाल नज़ीर के बाद सबसे ज़्यादा किसने किया है, फिराक ने किया है, फिराक गोरखपुरी ने। तो इसलिए जो है वो आप लोग इस बात को जो है वो याद रखें, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि इन्होंने जो है वो अपनी शायरी में अंग्रेजी अल्फाजों का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया है, लेकिन इनको जो है वो अंग्रेजी अदब या दूसरे में कह सकते हैं मगरिबी अदब, इन दोनों से क्या थी, इनको सख्त नफरत थी। और यही वजह थी कि अकबर इलाहाबादी सर सैयद के क्या थे, मुखालिफ थे या उनकी मुखालफत की, सर सैयद की मुखालफत की या हम लोग कह सकते हैं अलीगढ़ की मुखालफत की, अलीगढ़ तहरीक की मुखालफत की या सर सैयद की मुखालफत की। लेकिन शुरुआत में चीज़ें जो है वो उनके समझ में नहीं आई, यानी कि अकबर इलाहाबादी के समझ में नहीं आई। इसीलिए जब अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद की वफात पर एक कौल कहा, सर सैयद की वफात पर, कोई बच्चा बता सकता है सर सैयद की वफात कब हुई, सर सैयद की वफात कब हुई, ईयर बताना है।
1898 में। और पैदाइश कब हुई है? और पैदाइश कब हुई है? अठारह सौ 17 में। ठीक है, तो मुझे बताइए सर सैयद की जब वफात हुई 1898 में, उस वक्त अकबर इलाहाबादी को कौन सा खिताब दिया गया? अकबर इलाहाबादी को कौन सा खिताब दिया गया? बिल्कुल, मोहम्मद शौकीन ने सही जवाब दिया। आंसर होगा खान बहादुर का। और इसी मौके पर उन्होंने कहा था कि हमारी बातें ही हमारी बातें ही बातें हैं, हमारी बातें ही बातें हैं। सर सैयद काम करता था। हमारी बातें ही बातें हैं, सर सैयद जो है वो काम करता था। ये बात किसने कही है? अकबर इलाहाबादी ने कही है। किसके मुतालिक? सर सैयद अहमद खां के बाद। और उसके बाद ये सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक के क्या हो गए? मुखालफत बंद कर दी। ठीक है, और इसी के साथ साथ इन्होंने जो है, यानी कि सर सैयद अहमद खां के सब इनसे ताल्लुकात या इनकी तहरीक से जो है वो ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे हुए, तो इसीलिए जो है इन्होंने इनकी मुखालफत करना जो है वो बंद कर दिया। और ये कौल कहा हमारी बातें ही बातें हैं, सर सैयद जो है वो काम करता था। और इसके बाद इन्होंने जो है वो अपने मौजू में या अपने कलाम में अलीगढ़ तहरीक और सर सैयद के लिए जो है वो नरमी बरतना जो है वो शुरू कर दिया सर सैयद अहमद खान ने। इसलिए इनकी एक नज़म भी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, मदरसा अलीगढ़। पढ़ी है आप लोगों ने? ये तभी लिखी थी इन्होंने, मदरसा अलीगढ़ के नाम से। ठीक है, मदरसा अलीगढ़ इनकी जो है वो अलीगढ़ के ही नाम पे जो है वो, या अलीगढ़ के लिए ही मशहूर है। इसी के अलावा इनकी एक और नज़म है जिसका नाम है गांधी नामा। गांधी नामा, ये भी जो है इनकी एक मशहूर नज़म है, गांधी नामा। और भी बहुत सारी नज़में हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इनके कुछ अहम नज़में ही हम लोग जो है वो लिख लेते हैं। जैसे इनकी एक नज़म है, बहुत मशहूर है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है, वो है बरके कलीसा। बरके कलीसा इनकी नज़म है अकबर इलाहाबादी की। इसके बाद जलवाए दरबार दहली। जलवाए दरबार दहली, जलवाए दरबार दहली। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा तालीम निस्वा। तालीम निस्वा, कोई बच्चे बता सकता है तालीम निस्वा को सबसे पहले मौजू किसने बनाया? तालीम निस्वा को सबसे पहले मौजू किसने बनाया? बिल्कुल, किसने बनाया? नज़ीर अकबर आबादी ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा मुस्तकबिल। मुस्तकबिल, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मुस्तकबिल का मौजू क्या है। मुस्तकबिल का मौजू क्या है, तो लिख देना जिंदगी। मुस्तकबिल का मौजू जिंदगी है। इसी तरह से एक नज्म और है मुईन एहसन जज्बी की।
معین احسن جذبی کی، جس کا نام ہے موت۔ دو نظمیں بہت اہم ہیں، موت ہے اور دوسری ہے طوائف۔ تو موت کا جو موضوع ہے وہ بھی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ موت کا وہ بھی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ معین احسن جذبی کی ہے۔ مدرسہ علی گڑھ بیٹا انہی کی ہے، اکبر الہ آبادی کی ہے۔ جب یہ سر سید کے لیے ان کا نرم لہجہ ہونے لگا تب انہوں نے یہ نظم لکھی تھی مدرسہ علی گڑھ کے نام سے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا فرضی لطیفہ۔ فرضی لطیفہ بہت اہم اور بہت ہی مشہور تصنیف ہے، فرضی لطیفہ۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا فرضی لطیفہ کے بعد دعائے کلو۔ دعائے کلو یہ بھی ان کی جو ہے وہ ایک اہم نظم ہے، دعائے کلو۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا وفات سر سید مرحوم پر۔ وفات سر سید مرحوم پر۔ وفات سر سید مرحوم پر۔ نیکسٹ لکھ لیجیے گا ان کی ایک اور نظم پانی کا بہاؤ۔ پانی کا بہاؤ۔ پانی کا بہاؤ۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا کرزن سبا۔ کرزن سبا۔ کرزن سبا۔ اور ایک لکھ لیجیے گا درخت چڑیا ہے۔ درخت چڑیا ہے۔ درخت چڑیا ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا نظم قومی۔ نظم قومی، ٹھیک ہے، یہ ان کی جو ہے وہ نظمیں ہیں اکبر الہ آبادی کی۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ان کے خطوط کا مجموعہ۔ خطوط کا مجموعہ، ان کے خطوط کا مجموعہ مکتوبات اکبر۔ مکتوبات اکبر۔ مکتوبات اکبر یہ ان کا پہلا خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا خطوط کا مجموعہ خطوط مشاہر۔ خطوط مشاہر۔ خطوط مشاہر، اور اس میں جو ہے ان کے خطوط کے مجموعہ ہیں جس میں اکبر، محمد علی جوہر اور شبلی کے خطوط شامل ہیں۔ اکبر الہ آبادی کے، شبلی نعمانی کے اور محمد علی جوہر کے۔ محمد علی جوہر کے، ان تینوں کے جو ہے اس میں کیا ہے شامل ہے خطوط کے مشاہر میں۔ غزالہ کہہ رہی ہے السلام علیکم سر، کلاس کب اسٹارٹ ہوئی ہے؟ بیٹا ٹائم ٹیبل بتایا تھا آپ کو 7:30 پہ، اب سے کلاس آپ کی 7:30 بجے ہی ہوگی، کیونکہ آپ کی کل سے جو ہے وہ انگلش کی کلاس شروع ہونی ہے 8:45 پہ، 8:45 پہ، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے بعد ان کے متعلق کچھ جو ہے وہ ہم کول لکھ لیتے ہیں۔ جیسے سب سے مشہور کول جو مانا جاتا ہے ان کے حوالے سے وہ مانا جاتا ہے رشید احمد صدیقی کا۔ رشید احمد صدیقی کا، اور وہ کول کون سا ہے؟ اوکے ٹھیک ہے، نازیہ صدیقی۔ رشید احمد صدیقی کا کول ہے جو ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ حالی ماضی کے، حالی ماضی کے، اکبر حال کے، حالی ماضی کے، اکبر حال کے، اور اقبال مستقبل کے۔ حال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں۔ قرار دیے جا
सकते हैं। हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर जो है वो करार दिए जा सकते हैं। ये कौल किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। और खुद अकबर इलाहाबादी ने अपना उस्ताद मानवी किसको माना है? अल्लामा इकबाल को माना है। सॉरी, अल्लामा इकबाल ने अपना उस्ताद मानवी अकबर इलाहाबादी को माना है। इकबाल ने अपना उस्ताद मानवी अकबर को माना है। अल्लामा इकबाल ने अपना उस्ताद मानवी अकबर इलाहाबादी को जो है वो माना है। ठीक है, बस यही दो जो है इनके हवाले से आप लोग लिख लेना। इससे ज्यादा जो है वो इनके मुताल्लिक कुछ अहम नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा। लिख लिए बेटा सभी ने? ये दो बातें लिख ली हम। तो फिर आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब बच्चों का शायर, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे तो बच्चों के शायर के हवाले से जो है वो बात करेंगे। कहा जाता है कि जदीद नज़म में बच्चों का शायर, या कह सकते हैं हम लोग इस्माइल मेरठी जो है वो बहुत मशहूर है और बहुत मकबूल भी है, क्योंकि बच्चों के साथ या बच्चों के लिए जो है इन्होंने बहुत काम किया। और आप लोग जाने वाले वक्त में जो है वो बच्चों को ही पढ़ाएंगे, तो इसलिए ये जो है बहुत अहम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी नज़में और इनकी जो दरसी किताबें हैं वो बहुत क्या है, बच्चों में मशहूर है। इनको लेके एग्जाम में एक तसनीफ है या एक नज़म है जो इनके हवाले से अक्सर जो है वो ज़्यादा पूछी जाती है। कोई बच्चा बता सकता है उस नज़म का नाम जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है? आपने PYQ में देखा होगा अकबर इलाहाबाद को इस्माइल मेरठी के हवाले से। नहीं पता तो लिख लेना। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछी जाती है इनकी नज़म आसार सल्फ इनकी बहुत अहम मशहूर नज़म है, और मैंने देखा है कि अक्सर यही पूछी जाती है। अगर ये ना पूछा जाए तो पूछा जाता है खुदा की सनत। ये दो तसनीफ ऐसी हैं जो इस्माइल मेरठी के हवाले से जो है वो बहुत पूछी जाती है। बहुत के अक्सर आपको एग्जाम में यही दोनों दिखाई मिलेंगी ऑप्शन में भी, खुदा की सनत और आसार सल्फ। खुदा की सनत और आसार सल्फ। ठीक है, इसके बाद बेटा सनअत है, सीन नून ऐन और ता, खुदा की सनत। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग इनकी हालात जिंदगी पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। नाम इनका मोहम्मद इस्माइल। इसके बाद इनका तखल्लुस इस्माइल। पैदाइश 1844 में। कहाँ पर? मेरठ में। कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। इसके बाद वफात 1872 1917 सॉरी। पैदाइश 1844 और वफात 1917। मेरठ यूपी में। इनके वालिद का नाम पीर बख्श। और मैंने आपको एक मरतबा बताया भी था इनके हवाले से कि इनको जो है वो बचपन में पढ़ने का और लिखने का जो है वो बहुत शौक था, इसीलिए इन्होंने बहुत जल्दी जो है वो अपनी तालीम जो है वो शुरू कर दी घर पे ही। और
انہوں نے جو تعلیم حاصل کی وہ کی تھی مرزا رحیم بیگ سے، مرزا رحیم بیگ سے جو ہے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ لیکن جب ہم لوگ بات کرتے ہیں شاعری کی یا شاعری کے استاد کی، تب آنسر آ جاتا ہے ہمارا اسد اللہ خان غالب۔ تو شاعری میں ان کے استاد ہوئے اسد اللہ خان غالب، اسد اللہ خان غالب۔ اور یہ غالب سے کہاں ملاقات ہوئی ان کی؟ دہلی میں، کیونکہ یہ کسی کام سے، کیونکہ شاعری کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ کام کی بھی ضرورت تھی، تو انہوں نے جب وہ اپنے کریئر کی شروعات ملازمت سے کی، اور ملازمت میں انہوں نے کیا اختیار کیا؟ ایک کلرک بنے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے سلسلے میں ان کا دلی آنا ہوا، اور وہیں پر ان کی ملاقات کس سے ہوئی؟ اسماعیل وہ اسد اللہ خان غالب سے ہوئی۔ اور یہ بات تھی 1860 کے آس پاس کی، جب انہوں نے باقاعدہ طور پہ شاعری شروع کی، اور اس وقت جو ہے وہ غالب کیا ہو چکے تھے؟ مشہور ہو چکے تھے، اور انہی سے جو ہے انہوں نے کیا کی؟ اصلاح لینی شروع کی غالب سے۔ اور جب اصلاح لی تو انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے کام کیا اپنی شاعری میں، ایک نیا انداز جو ہے وہ انہوں نے اختیار کیا، اور وہ نیا انداز اور نئی صنف تھی بچوں کے لیے۔ اس سے پہلے بچوں کے لیے کسی نے نہیں لکھی تھی نظمیں، اور ان کی بہت ساری نظمیں ہیں جو بچوں کے درسی کتاب میں کیا ہوتی ہیں؟ پڑھائی جاتی ہیں۔ درسی کتاب، درس کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے کسے کہتے ہیں؟ درس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درس کا مطلب سبق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بتائیے۔ اور بتائیے آپ لوگ۔ چیپٹر اسٹڈی، ٹھیک ہے، ویسے تو آپ لوگ صحیح بتا رہے، لیکن درس کا مطلب ہوتا ہے کلاس سے، اور درس کا مطلب ہوتا ہے ویسے پڑھانا، اسی لیے ہم لوگ بولتے ہیں کلاس روم کو درس گاہ، جہاں پر درس دی جاتی ہو، جہاں پر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اسی لیے اس کا نام رکھا جاتا ہے درسی کتاب۔ تو درسی کتاب پر جو سب سے پہلے طبع آزمائی کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ اسماعیل میرٹھی نے کی ہے۔ اور ان کو پڑھانے کا اور پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور اگر پوچھا جائے ان کا سب سے اہم موضوع کیا تھا، یا ان کی شاعری کا سب سے اہم اجزا کیا تھا، تو وہ تھا صرف تعلیم، صرف تعلیم۔ یہ اتنا تعلیم کو پرموٹ کرتے تھے کہ انہوں نے لڑکیوں کے لیے میرٹھ میں ایک کالج بنوایا جس کا نام تھا اسماعیل میرٹھ کالج، اسماعیل میرٹھ کالج۔ یہ صرف لڑکیوں کے لیے یعنی کہ گرلز کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اسماعیل میرٹھ کالج کی استھاپنا کی، یا اسماعیل میرٹھ کالج جو ہے وہ کھولا، اور آج بھی جو ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ تعلیم اچھی خاصی جو ہے وہ چلتی ہے اسماعیل کالج میں۔ اور ان کا سب سے اہم موضوع اور سب سے دلچسپی کا موضوع کیا تھا؟ شاعری میں تعلیم تھی۔ اور جتنی بھی نظمیں انگریزی میں اویلیبل تھی اس وقت انگریزی نظموں کو یا انگریزی نظم کو سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا، انگریزی نظموں کو سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا۔ جیسے آپ نے سنی ہوگی ایک نظم، آپ نے بچپن میں گائی بھی ہوگی، لٹل وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آر ونڈر وٹ یو آر، سنی آپ لوگوں نے؟ اس طرح سے آپ نے سنی ہوگی جونی جونی یس پاپا، ایٹنگ شوگر نو پاپا، ٹیلنگ لائے نو پاپا، اوپن یور ماؤتھ ہا ہا ہا۔ اس کے علاوہ آپ نے سنی ہوگی بلیک شیپ
या आपने सुना होगी जिंगल जिंगल करके एक नज्म होती है, एक पोएट्री होती है। तो इन सारी नज्मों को जो है वो उन्होंने किस में किया, उर्दू में तर्जुमा किया। और उर्दू में तर्जुमा करने के बाद इन्होंने जो है वो बहुत सहल और बहुत आसान तरीके से जो इन्होंने क्या की, काम करना शुरू किया बच्चों के लिए। हालांकि इनकी जो नज़में थी वो ज़्यादातर उर्दू में थी, लेकिन ये उस्ताद जो थे, या जब ये स्कूल में पढ़ाया करते थे तो ये फारसी के उस्ताद थे। और इन्होंने जो है वो फारसी के उस्ताद या मुअल्लिम जो इन्होंने शुरू की थी वो की थी सहारनपुर में। कहाँ पर, सहारनपुर में, जहाँ पर एक मदरसा है जिसे हम लोग कहते हैं देवबंद, दारुल उलूम देवबंद। वहां पर जो है इन्होंने मुअल्लिम की जो है वो नौकरी भी की थी, मुअल्लिम की नौकरी भी की थी। और इसके कुछ साल बाद तकरीबन 1870 में, 1870 में, ये जो है सैयद गौस अली शाह, सैयद गौस अली शाह, सैयद गौस अली शाह कलंदर, सैयद गौस अली शाह कलंदर पानीपति, पानीपति से क्या हो गए, बैत हो गए। क्या हो गए, बैत हो गए। बैत होना एक तरीके से कहलाता है मुरीद होना, ठीक है, मुरीद होना। तो सैयद गौस अली शाह कलंदर पानीपति से 1870 में बैत हो गए। और फिर इन्होंने जो है वो तसव्वुफ के हवाले से भी जो है वो नज़में लिखी। हालांकि ये मशहूर किससे हुए हैं, बच्चों की दरसी किताब से जो है वो मशहूर हुए। इन्होंने गज़लें भी कही, इन्होंने नज़में भी कही, और इन्होंने जो है वो कसीदा भी कहा। इन्होंने शायरी की सनाफ में गज़ल, कसीदे और नज़में भी जो है वो तबाज़ुम किए, लेकिन मशहूर किससे हुए, नज़मों से हुए। कोई बच्चा बता सकता है आप में से कि ये कलंदर जो है, कलंदर की उपाधि या कलंदर का खिताब या कलंदर का टाइटल किस बादशाह को मिला था, किस बादशाह को मिला था? कलंदर की उपाधि या कलंदर टाइटल किस बादशाह को मिला था? ऑप्शन दूं आप लोगों को, ऑप्शन से बता सकते हैं आप लोग। हाँ, चलिए लिख लीजिएगा। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा बाबर, इसके बाद शेरशाह, और इसके बाद इब्राहिम लोदी। ये चार नाम है, गयासुद्दीन बलबन, बाबर, शेरशाह सूरी और इब्राहिम लोदी। इसमें से कलंदर की उपाधि किसको मिली? ऑप्शन बताइए जल्दी फटाफट। ए, ए, ए। इसलिए कहते हैं बेटा कम से कम कुछ ना कर सको तो अपनी तारीख एटलीस्ट पढ़ लिया करो। आंसर है इसका बी। बाबर को कलंदर की उपाधि मिली है और ये उन्होंने जो है वो खुद ली है। और ये कब ली थी, जब उसने समरकंद को फतह किया था। गयासुद्दीन बलबन की नाम है, इसने चलाई है रक्त और लोहे की नीति, रक्त और लोहे की नीति।
जहां किसने चलाई थी, ये बाद में हिटलर ने भी चलाई थी। शेरशाह सूरी को तो ऑटोमेटिकली शेरशाह की उपाधि मिली है, इसका नाम तो फरीद था, फरीद खां इसका नाम था। शाशाराम में इसने शेर को मारा था और राजा को बचाया था, तब जाके उसको शेर खां की उपाधि मिली थी, तब नाम आया शेरशाह सूरी का। और इब्राहिम लोदी के बारे में कुछ नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद करनी होती है एग्जाम के हवाले से। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट कर लीजिएगा। इनका खिताब इस्माइल मेरठी का खिताब था खान साहब, खान साहब इनको खिताब मिला इस्माइल मेरठी को। किसकी वजह से? अदब में या अदबी खिदमत में बच्चों के लिए इन्होंने जो है वो काम किए, इस वजह से, इस वजह से। और क्या क्या काम किए वो आप लोग जो है वो लिख लीजिएगा इनके नाम से। एमडी सिराज अंसारी कह रहे हैं सर नोट्स नहीं मिल रहा है। हाँ बेटा, आपको नोट्स कौन से नहीं मिल रहे हैं एक बार कंफर्म कर दें, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन से नोट्स नहीं मिल रहे हैं। बताइए मुझे कि आपको कौन से नोट्स नहीं मिल रहे हैं। उर्दू का बेटा अभी उर्दू का किसी को दिया भी नहीं गया है। मैंने 3 दिन पहले ही बताया था कि मार्च के पहले सप्ताह में जब आप लोग फीस पे कर देंगे 999, उसके बाद मैं खुद आपको ऑटोमेटिकली नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अभी तक कुछ बच्चों ने की है और कुछ बच्चों ने नहीं की है। हाँ शादमा, इस संडे में आपको उर्दू का सिलेबस भी पता चल जाएगा, बेफिक्र रहिए। फाइनल हो चुका है, बस उस पर नजर सानी करना बाकी है। आपसे ज्यादा हमें फिक्र है सिलेबस की, आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है। हाँ हाँ सिराज अंसारी, आपने पे कर दिया है हम जानते हैं, लेकिन बाकी बच्चे जो हैं नहीं किया, तो उनकी भी आ जाएगी, तो फिर एक साथ हम लोग कर देंगे। थोड़ा सब्र रखिए। अगर नहीं करते हैं वो लोग संडे तक, तो उनको हम लोग आउट ऑफ क्लास कर देंगे। ठीक। और फिर भी मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं, अगर आप नोट्स के लिए आए हैं सिर्फ यहाँ क्लास में पढ़ने, तो आपका जो है वो भला नहीं होगा, बल्कि आप जो है वो क्लास में रेगुलर रहिए और जो है वो पढ़ते रहिए, क्योंकि नोट्स और किताबें आपके पास बहुत ज्यादा है। नाजिया सिद्दीकी कह रही सर एक सवाल। हाँ बेटा पूछिए, क्या सवाल है आपका? एक सवाल क्या है आपका? चलिए, जबकि इनका एक सवाल आता है, इतने हम लोग इस्माइल मेरठी की जो है वो अदबी खिदमत लिख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है नस्म। और कौन सी नज़म आती है? खुदा की सनत, खुदा की सनत इनकी जो है वो एक अहम और मशहूर नज़म है, खुदा की सनत। कभी कभी पूछ लेता है इसकी हैयत क्या है, तो इसकी हैयत है मसनवी। खुदा की सनत एक मसनवी की हैयत में लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है आसार सल्फ, आसार सल्फ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा हमारी गाय। आपने बचपन में पढ़ी होगी हमारी गाय के हवाले से, बहुत अहम और बहुत ही मशहूर नज़म है हमारी गाय। इसके बाद एक पौधा और घास, एक पौधा और घास, ये एनसीईआरटी के सिलेबस में है। ठीक है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, यहाँ से जो है वो शेर आ सकता है एक पौधा और घास के हवाले से। नजीर अकबर आबादी को खान बहादुर का खिताब 1894 में मिला था। नहीं बेटा, 1898 में मिला था, 1898, जिस साल सर सैयद अहमद खान की वफात हुई थी। ठीक। एनसीईआरटी है एक पौधा और घास, उसमें जो है वो ये नज़म है। इसके बाद
पंचक्की, इसके बाद है पंचक्की, पंचक्की। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, पंचक्की के बाद सुबह की उम्मीद, सुबह की उम्मीद, ये भी क्या है, इनकी नज़म है, इस्माइल मेरठी की सुबह की उम्मीद। इसके बाद जो बहुत मशहूर कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी, कछुआ और खरगोश, कछुआ और खरगोश, कछुआ और खरगोश, ये भी क्या है, इनकी एक नज़म है, कछुआ और खरगोश। यानी कि इन्होंने उसी मौजू पर कलम उठाया है जो बच्चों के लिए क्या है, ज़रूरी है, और बच्चे जो है वो कहानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद चिड़िया के बच्चे, चिड़िया के बच्चे, चिड़िया के बच्चे। इसके बाद बारिश का पहला कतरा, बारिश का पहला कतरा, बारिश का पहला कतरा, बारिश का पहला कतरा, और बरसात, और बरसात। ठीक है, बरसात के बाद एक और लिख लीजिएगा, मुअल्लिम की अंगूठी, मुअल्लिम की अंगूठी, मुअल्लिम की अंगूठी। ठीक, ये कुछ इनकी जो है वो नज़में हैं जो एग्जाम के हवाले से आपको याद रखेंगे। तो ये आपके इस्माइल मेरठी और अकबर इलाहाबादी जो है वो अपने इख्तिताम को जो है वो पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ तक बता दीजिए, किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो। मोहम्मद शौकीन कह रहे हैं खान बहादुर के खिताब किस किस को मिले। बेटा बहुत सारे लोगों को मिले, एक दिन में जो है वो सारे आपको नाम लिखवा दूंगा कि किसको कौन सा खिताब मिला है, किसको मलिकुल शोरा मिला है, सारे खिताब मैं आपको एक दिन लिखवा दूंगा। ठीक है, एक साथ बहुत सारे लोगों को मिला है, मलिकुल शोरा का भी खिताब मिला है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास इतनी ही है, कल आप लोगों से मुलाकात होगी 7:30 बजे से। और मैं एक बार फिर आपको याद दिला देता हूँ, कल 8:45 पे आपकी पहली क्लास होगी इंग्लिश की, तो उसे लेना मत भूलिएगा। आईडी आपके पास नहीं है तो टीचमेंट के नोटिस बोर्ड में देख लीजिएगा, या फिर आप लोग इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, आपको जो है वो आईडी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल।